नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ तथास्तु ICS के हिंदी परिवार में। आज मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ एक 8 महीने का रोड मैप लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मई में हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है और अब सितंबर का महीना लग चुका है। ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, मोटा मोटी देखा जाए तो 8 महीने हैं, ठीक है, 7.5-8 महीने। तो इन बचे हुए समय में, ठीक है, आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, साथ ही साथ रिवीजन कितनी बार करना है इन बचे हुए समय में, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है जो पहली बार या तो पेपर दे रहे हैं या फिर इससे पहले कभी पेपर दे चुके हैं, चाहे मेंस दिया हो या फिर प्रीलिम्स दिया हो, उनका अभी तक प्रीलिम्स नहीं हुआ हो, यानी कि अमूमन सभी लोगों के लिए वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो एक बार देखने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें कि इस 8 महीने में हम किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्लास को, आज के इस छोटे से यूज़फुल सेशन को। तो देखा जाए तो हमारे पास दिन बचे हैं टोटल 250 दिन, ठीक है। अब इन 250 दिन में हमें क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट पकड़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन, नोट्स मेकिंग, सब कुछ, ठीक है। यहां पर आपके पास 2 सेक्शन है, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 1 और ये वाला हो गया सेक्शन 2। ये जो सेक्शन 2 है वो कौन सा है कि जब आप प्रीलिम्स दे देते हो, ठीक है, पेपर चेक कर लेते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो और आपको लगता है कि अब आपको मेंस देना है, पर लेकिन इन जो 89 डेज में आपको करना क्या है, यानी कि मेंस देने से पहले और प्रीलिम्स देने के बाद अब आप किस तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखोगे, नोट्स किस तरह से बनाओगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे सामने। तो एक बात याद रखना कि अगर आपने यहाँ मेहनत की, कौन सा, आज से लेके आपके प्रीलिम्स तक, अगर यहाँ आपकी मेहनत बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ये जो दिन होंगे आपके, ये जो सेक्शन 2 वाले दिन होंगे, ये आपके एज अ रिजल्ट के तौर पे आपको बहुत बढ़िया चीज, आपको आउटपुट प्रदान करेंगे। पर लेकिन जो भी सारी मेहनत है वो मेहनत पूरी आपकी यहाँ पर, समझ में आई बात सभी को, कि यहाँ हमें पूरी मेहनत देनी है, अपना पूरा आउटपुट देना है और उसके बाद अगर हम ज्यादा टेंशन फ्री होना चाहते हैं तब हमें उसका रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन दिनों में करना क्या है और किस तरह से करना है, ठीक है। चलो देखिए, ये आपके सामने कुछ महीनों के हिसाब से सब्जेक्टों को बांटा गया है कि हमें किस तरह से पढ़ना है। तो पहली चीज याद रखना कि अभी आपके पास समय है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और पेपर के 2 दिन पहले तक मई, यानी कि 24 मई को पेपर है, तो हम ये मान सकते हैं कि 21 मई तक का आपके पास समय है, बस। क्लियर है। अब इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, भाग 1 और ये वाला जो पार्ट है आपका होगा भाग 2, ठीक है। इसमें फिर भी आपका रिवीजन होगा, चीजें यहां से जो आप पढ़ के जाओगे वो यहां पे आपको मिलेंगी, पर लेकिन ये जो सेक्शन है आपका भाग 1, ये समझो ये आपके गेम चेंजर का काम करेगा। यदि आपने यहां पर मेहनत की है, सही से नोट्स बनाए हैं, सिलेबस देखा है, PYQ ठीक से किए हैं, तो फिर समझना कि यहां तक चीजें बेटर जा सकती है, ठीक है। सबको बात आ गई समझ में। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें महीने कितने हैं। पहले हम इस वाले सेक्शन की बात करेंगे। तो हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 महीने हैं और हम कोशिश करें कि हम एक दिन में अपना एक सब्जेक्ट लेकर चलें, ठीक है, या एक महीने में एक सब्जेक्ट ले लो, या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हो तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर भी चल सकते हो। जैसा कि लास्ट NCERT कैसे पढ़ना है, जब मैंने आपको ये बताया था, तो मैंने आपको वहां पर ये चीज बताई थी कि आपको 60 दिन में NCERT कैसे करनी है, पर लेकिन आप उसमें चाहो तो एक दिन में एक सब्जेक्ट करो या फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है। पर लेकिन चीजें बहुत ज्यादा पाइलअप नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सिलेबस बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो शेड्यूल है वो दिन पर दिन पूरा होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सबसे जरूरी ये है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि सितंबर में हम क्या करें, ठीक है। अब चूंकि सितंबर आज 15 सितंबर ही है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास 15 दिन और शेष बचे हुए हैं। तो कोशिश करो कि आप इन 15 दिन में कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। अब चूंकि दिन कम है हमारे पास,
तो हम ये मान सकते हैं कि इन 15 दिन में आप अपनी इकोनॉमी कंप्लीट कर सकते हो सितंबर में, ठीक है। वहीं हम बात करें कि जैसे मान लो अक्टूबर के समय में आपने क्या ले लिया, इतिहास ले लिया। अब अर्थव्यवस्था के साथ आप एग्रीकल्चर भी इसमें कवर कर लो, ये कर सकते हैं ना हम। अब जैसे मान लो अगले महीने आपने इतिहास ले लिया। अब इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल, मॉडर्न, ठीक है, और फिर स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, ठीक है, और उसके बाद आता है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब आप क्या करो कि स्वतंत्रता के बाद के जो इतिहास है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसे आप अभी रहने दो। इसको आप कहां कवर करोगे, तो इसको आप कवर करना प्रीलिम्स के बाद 89 डेज वाले में, क्योंकि ये छोटे सब्जेक्ट हैं, ये हम तब कवर कर सकते हैं। पर लेकिन अभी हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है उन सब्जेक्ट पर जो हमारे मेंस में काम आए, साथ ही साथ हमारे प्रीलिम्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो हमें बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है ताकि ये सब्जेक्ट हमारे मेंस के लिए भी कवर होते चले, साथ ही साथ यहाँ प्रीलिम्स में भी हमारी हेल्प करें। पर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हो, उनमें ज्यादा समय नहीं लगता। और देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमें जरूर है। क्लियर है सबको, बातें समझ में? चलो, तो जैसे कि मान लो आपने सितंबर में इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया, अगले महीने आपने इतिहास ले लिया, तो तीनों ये कवर कर लिया, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, ठीक है। उसके अगले महीने आपने क्या कर लिया, भूगोल और पर्यावरण को दोनों को साथ में लेकर चले आप, ठीक है। और अंत के महीने में मान लो जैसे कि नवंबर या फिर नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आपने ले लिया पॉलिटी, तो पॉलिटी के साथ आप गवर्नेंस ले लो और आईआर भी पढ़ लो। तो यानी कि आपके बेसिक सब्जेक्ट जो हैं वो यहां तक कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूं आपके बेसिक सब्जेक्ट की, ठीक है, ना मैं अभी सीसेट की बात कर रही हूं, ना मैं ऑप्शनल की बात कर रही हूं, उस पर अभी हम आएंगे। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। जैसे ही आपका दिसंबर अंत हो तो आप अपने आप को झोंक दो इथिक्स वाले पार्ट पे, साइंस एंड टेक वाले पार्ट पे, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां तक जो आपके सितंबर से लेके दिसंबर तक आपके बेसिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, और वहीं जनवरी में आप इथिक्स और साइंस टेक अपना उठा सकते हो और उसको आप कवर करो। पर लेकिन ये पढ़ना तो हमें है, दिखाई भी दे रहा है, पर लेकिन इसको करना कैसे है, तो देखो, अगर आज से ही पढ़ाई शुरू कर रहे हो या फिर आप रिपीटर हो या पहले कर चुके हो, आप पेपर दे चुके हो, तो मैं सबके लिए सलाह दूंगी, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें पहले क्या चेक करना है, पहले हमें हमारा सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस के बाद हमें देखना है हमारे पीवाईक्यूज, ओके। ये तो होगी एग्जाम की अप्रोच को समझने के लिए कि पूछ क्या सकता है भविष्य में, कौन, यूपीएससी। क्लियर है? वही अब बात करें अगली चीजों की, तो यानी कि अब चूंकि अब सितंबर लग गया है, एनसीईआरटी अगर अब नहीं भी हुई हो तो उनको जल्दी जल्दी रिवीजन करने का प्रयास करो, ठीक है। पर यहां से आप करो बुक्स के साथ आप करो रिवीजन, फिर बनाओ आप अपने नोट्स। समझ में आई बात सभी को यहां तक? तो ये चीजें चलेंगी अपनी यहां पे एक एक करके, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपका आएगा प्रीलिम्स, तो उसके बाद आप लगाओगे एमसीक्यूज। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर जिसने ये स्किप किया तो समझ लेना वो ये नहीं पढ़ पाएगा और फिर ये तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो सारी चीजें स्टेजेस वाइज चलेंगी, एक एक करके। ऐसा नहीं कि आपने यहां से स्टार्ट किया तो ये करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। और आप सोचोगे अरे मैं तो कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ लूंगा और एमसीक्यूज कर लूंगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। क्लियर है सबको, बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक हमने देख लिया कि जनवरी तक हमने कर लिया क्या अपना एथिक्स तक, ठीक है। अब उसके बाद आपको साथ ही साथ इन्हीं महीनों में क्या करना है, अपनी आंसर राइटिंग भी चलानी है, ठीक है। आंसर राइटिंग में कौन से, पीवाईक्यू के, आप मेंस के क्वेश्चन देखो, साथ ही साथ आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी इसमें चेक करो। यानी कि दोनों पैटर्न पे आपको काम करना है, प्री और मेंस प्लस क्या, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इन पूरे महीनों में, ठीक है। वहीं अगर हम मूव करेंगे अब दूसरे स्टेज पे, यानी कि सेकंड स्टेज पे, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि एक बार हमने पूरा यहाँ पढ़ तो चुका है हम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे, हमारे अब प्रीलिम्स वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से, तो अब हमें क्या करना है कि जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, उन नोट्स को हमें रिवीजन करना है यहाँ पर, ठीक है। इतिहास के हम नोट्स रिवीजन करें, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के। यानी कि ये अगर आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई है, तो इनमें आप एक काम करोगे,
इन 4 महीनों में दिनों को आप 2 भागों में बांटोगे, ठीक है। यानी कि पार्ट 1 जो होगा आपका, उसमें आप इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ठीक है। वहीं जो पार्ट 2 होगा, ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड IR। अब मैं क्यों बोल रही हूं आपको कि ये वाला पार्ट हमें बाद में क्यों करना है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि मार्च मिड तक हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट पूरा आ जाता है, ठीक है। जितना कुछ पूछ सकता है सारी पॉसिबिलिटीज हमें यहां तक मिल जाती हैं कंटेंट बेसिस को लेकर, राइट। तो इस कंटेंट बेसिस के हिसाब से हमें यहां इनफ चीजें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे बचे हुए यानी कि दूसरे पार्ट में इस वाले पूरे सेगमेंट को हमें रिवीजन करना है। क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब क्या हुआ कि सितंबर से लेके फरवरी तक हमने इन सारे सब्जेक्ट को कवर किया। उसके बाद हमने इन 4 महीनों में हमारे इन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया प्रीलिम्स के तौर पे। और साथ में क्या करना है, यहां पर साथ में हमें लगाने हैं MCQs, ठीक है। अगर हम MCQs नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाएगी। और इसको भी लगाने का एक तरीका होता है, क्या कि जब आप ये फरवरी का टाइम आ जाए ना, तो उसके बाद आप कोशिश करो सेक्शनल टेस्ट लगाने के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट लगाने का भी। जब फुल लेंथ टेस्ट आप लगाओगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि माहौल और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा वीक है, आप किस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। तो ये सारी कमजोरियां और क्या बोलते हैं आपकी ताकत, सब कुछ इस MCQs के नाते आपको पता चलेंगी। तो यहां तक आपको करनी है उत्तर लेखन यानी कि आंसर राइटिंग, और यहां से स्टार्ट होगा आपका MCQs। क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? यानी कि हमारा पूरा प्लान तैयार हो गया मई तक, ठीक है। अब एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये जो सारी चीजें करनी है ये करना है आपको वीकडेज में, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक, ठीक है। अब सैटरडे संडे हमें क्या करना है, तो सैटरडे संडे हमें करना है अपना ऑप्शनल, क्योंकि अगर ऑप्शनल पूरा नहीं होगा तो मेंस में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, है ना। ये याद रखना कि अगर ऑप्शनल छोड़ दिया इस टाइम पे और आपने सोचा कि मैं तो प्रीलिम्स देने के बाद अपने ऑप्शनल को बेहतर कर लूंगा, तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं आप, भविष्य के साथ खिलवाड़, ठीक है। तो कोशिश करना है हमें कि अपने GS पेपर नहीं सॉरी, आपके ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, कोशिश करो आप हफ्ते में पढ़ो इसको, वीकडेज के लास्ट में आप 2 दिन पढ़ो इसे, ठीक है। और पेपर 1 को आप खत्म कर लो दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक या फिर स्टार्टिंग के दिसंबर तक, ठीक है। वहीं दिसंबर और जनवरी आप पेपर 2 को अपने समय दो, पर लेकिन कोशिश करना है हमें कि जनवरी तक या मिड फरवरी तक भी, ठीक है। अगर आपका ये ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है तो आप समझो कि आप एक अच्छे साइन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपकी तैयारी सही ट्रैक पे है। पर लेकिन करना ये पड़ेगा कि आप हर हफ्ते के लास्ट के 2 दिन इसको समय दें, आप इसको भूलें ना, ठीक है। वहीं साथ में आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल इस तरह से मैनेज करें कि हफ्ते में 2 दिन, अगर आपका CSET बहुत बेकार है, आपको नहीं समझ में आता मैथ, आपको नहीं समझ में आती कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, तो अभी से ही इसी महीने से हफ्ते में 2 दिन आप CSET पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर लगता है, चाहे मैथ आपको समझ में नहीं आता, तो हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे दो ना CSET को, क्या दिक्कत है, ठीक है। करो प्रैक्टिस, कितने सारे क्वेश्चंस है करने के लिए। ठीक तरीके से पहले अपने किसी भी टॉपिक पे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ और फिर उसके बाद जितने चाहो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा डालो उस पर, ठीक है। पर लेकिन करना ऐसे ही है कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर पहले ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है। अगर आप ऐसा करोगे ना कि चलो पहले मेरा तो रीजनिंग अच्छा है, पहले मैं रीजनिंग कर लेता हूं, फिर कॉम्प्रिहेंशन, मैथ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैथ एक काम करूंगा मैं जनवरी में करूंगा, तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेपर हमारे एकदम नजदीक होगा और तब हमारे दिमाग में और अलग तरह का प्रेशर चल रहा होगा। इसलिए उस प्रेशर को कम करने के लिए आवश्यकता है कि जब हमारे पास समय हो तब उस समय पे जो सब्जेक्ट हमें कमजोर लग रहा है उसकी हम शुरुआत करें। पहले करो मैथ, लोगों का रीजनिंग फिर बाद में होता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, करो प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है, ठीक है। सबको बात आई समझ में? यानी कि हफ्ते में लास्ट के 2 दिन आपको हर 2 या 3 घंटे आपको CSET को देने ही देने हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? आपके वीकेंड का प्लान, मंडे टू फ्राइडे का प्लान, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम
आगे किस पर, वही इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई हम किस तरह से करना है। इसमें PYQ और MCQs करने हमें, और साथ ही साथ में हमें आंसर राइटिंग वगैरह तो अभी इस टाइम पे तो नहीं करना, पर लेकिन ये दोनों चीजें हमें समय से देखते रहना है। देखो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बुक पे अगर हाईलाइट कर देते हो या तो वहां से रिवीजन करो आप, पर लेकिन एक बार सभी सब्जेक्ट से गो थ्रू करना ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन अगर आपको लगता है कि नोट्स बना के आपको ज्यादा अच्छा लगता है या फिर ज्यादा प्रेशर फील कम होता है, तो आप नोट्स बनाओ। तो जो नोट्स बनेंगे ना वो यहाँ आप रिवीजन करोगे तो यहाँ आपको ज्यादा हेल्प होगी। क्लियर है, सबको बात आई समझ में? चलो अब आ गया हमारा मई, ठीक है, यानी कि अप्रैल तक हमने देख ली, क्या क्या पढ़ लिया हमने। अब मई का महीना आ गया हमें, तो अब हमें क्या करना है इसमें कि हर सब्जेक्ट को हम 3-3 दिन दें। हिस्ट्री को 3 दिन, पॉलिटी को 3 दिन, ठीक है, इकोनॉमी को 3 दिन, ज्योग्राफी को 3 दिन, एनवायरमेंट को चाहो तो 2 दिन दे सकते हो आप, साइंस टेक को चाहो तो आप 2 दिन दे सकते हो। पर लेकिन इस महीने में भी हमें 3-3 दिन डिवाइड करके अपने हर सब्जेक्ट से जाना ही जाना है, ठीक है। और जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे फरवरी में, उस टाइम तक बजट भी आ चुका होगा, तो उसी के साथ में आप बजट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसी समय ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें बजट की, ठीक है। जब आएगा तभी हम उसको पढ़ें, हाईलाइट करें या नोट्स बनाएं, और यहां उन 3 में इकोनॉमी के साथ हम बजट भी क्या करें, रिवीजन कर लें। क्लियर है, सबको बात आ गई समझ में? तो मई का जो महीना होगा हमारा 21 दिन हम मान के चल रहे हैं, तो 3-3 दिन हम एक सब्जेक्ट को देंगे, तो टोटल 7 सब्जेक्ट है, तो 3 दिन के हिसाब से यहां हम ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगली चीज क्या है हमारे पास, करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। अब करंट अफेयर्स का क्या करें, तो देखो मैं जैसा कि DNA की क्लास में आपको हर बार बताती हूं कि करंट अफेयर्स आप ये मत सोचना कि 6 महीने 7 महीने हम पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। होने को हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है कुछ समय पहले ही न्यूज पूछी जाए, हो सकता है कुछ पहले की न्यूज पूछी जाए, ठीक है। पर लेकिन UPSC आपसे ये चाहता है कि पेपर पढ़ने की जो आदत है वो आप अपने अंदर बिल्ड करो, यानी कि सुबह के समय आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए। ज्यादा आप डीप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप एक बार गो थ्रू करो कि आज के पेपर में दिया क्या था और हम क्या पढ़ पा रहे हैं, हमें कितनी समझ में आ रही है। तो यानी कि या तो आप न्यूज़पेपर तो आपको गो थ्रू करना ही करना है, अंत में जो कोई भी न्यूज आपसे छूट गई है तो उस न्यूज की हेल्प के लिए आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हो, ठीक है, ताकि करंट अफेयर्स को लेकर आपकी एक कंप्लीट अप्रोच बनी रहे। अब सवाल ये आता है कि कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ें, है ना, तो ये बोला जाता है कि 1 साल का तो एटलीस्ट करो, पर लेकिन अपने आप को न्यूज से कनेक्शन बना के रखो, क्योंकि ज्यादातर न्यूज होती है जो कि रिपीटेड होती है, ठीक है, कि बस उन न्यूज में क्या करना होता है, हमें वैल्यू एडिशन करना होता है। क्लियर है, सबको बात आ गई समझ में? अब ये आपके ऊपर है कि हमें न्यूज़पेपर साप्ताहिक नहीं बल्कि दैनिक तौर पे पढ़ना है, वही मैगजीन को हमें साप्ताहिक तौर पे पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है, सबको बात आई समझ में? चलो तो ये थी आपके लिए इस 8 महीने के लिए एक रोड मैप के बारे में पूरी जानकारी। इस टाइम टेबल से आप अपने आप को गुजार सकते हैं, ठीक है। इस टाइम टेबल के माध्यम से आप अपनी इस बचे हुए समय की तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये पूरा टाइम टेबल पसंद आएगा, ठीक है। हर इंसान के पढ़ने का तरीका अपना अलग होता है, हर इंसान के पढ़ने की स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी और इससे अगर बेहतर है तो आप उस पे चलिए, पर लेकिन आपको इसमें से कुछ बिंदु आपकी पढ़ाई के लिए बेहतर लगते हैं तो प्लीज उसे फॉलो करिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।